मैं बहुत प्यार करती थी जानवरों से। ये मेरा मकसद था कि आगे ज़िंदगी में वेटनरी डॉक्टर बने या बच्चों के लिए एक डॉक्टर बने। 5 मिस यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया लेके आई और हमने इस पर एक बहुत बड़ा कैंपेन चला। मेरा घर गया, सब कुछ गया जो हमने बचपन से बनाया, बोलते ना एक एक पैसा जुड़ के बनाया था और सडनली सब कुछ गया। जीवन में मॉरल वैल्यूज़ यही है कि आप किसी के लिए भी दर्द ना पहुंचाए और बुरा ना करे। एक स्क्रैच ना हो के भी 59 इयर्स का सज़ा दिया गया। वल्गर लैंग्वेज, वायलेंस और तुम्हारा जगह किचन में है, काम करने का है, घर का क्लीनिंग करने में है। बी द चेंज यू वांट टू सी। द आर्ट ऑफ गिविंग, द आर्ट ऑफ केयरिंग, द आर्ट ऑफ शेयरिंग, ये हमें बच्चों में सिखाना एक बहुत ज़रूरत चीज़ है। नमस्कार, क्वेश्चन और में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ फिल्म मेकर, सामाजिक कार्यकर्ता और न्यूयॉर्क बेस्ड फैशन डिजाइनर डॉक्टर संजना जॉन हमारे साथ हैं और आज उनसे तमाम सवाल और जवाब जानेंगे। सबसे पहले संजना जी, आपका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। नमस्कार। और आपने हमें अपना कीमती समय दिया क्योंकि आप अभी अभी इंडिया लौटी हैं और कई दिनों से हम प्रयास कर रहे थे, तो आपने समय दिया, उसके लिए बेहद शुक्रिया आपका। पहला क्वेश्चन आपसे कि जिस तरह से आप फैशन डिजाइनर में एक बड़ा नाम आपका है और इंटरनेशनल फैशन डिजाइनिंग में आप डॉक्टरेट करना चाहती थी, लेकिन आप पहुंच गए इस फील्ड में। सामाजिक कार्यकर्ता होना अलग बात है, लेकिन ये फील्ड कहाँ से चुनी और कैसे शुरुआत हुई? पहले नमस्कार। न्यूज़ टाइम की दर्शकों को हमारा शुभकामना नया साल का। और रवि जी, आपको भी हमें बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती। मैं पहले जब बचपन में मैं बहुत प्यार करती थी जानवरों से और मैं देखते थे कि उनको कोई चोट पड़े, उनका ख्याल रखे, देखभाल करना, ये मेरा मकसद था कि आगे ज़िंदगी में वेटनरी डॉक्टर बने या बच्चों के लिए एक डॉक्टर बने। लेकिन बड़ा होते होते मैंने ये देखा कि साइकोलॉजी, जो बच्चों का दिमाग वाला जो ठीक करना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो एक्सटर्नल चोट है उससे ज़्यादा इंटरनल जो मेंटल भारी पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चाइल्ड साइकोलॉजी पे चले और चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए मैंने साइकोलॉजी चूज़ किया कॉलेज में। लेकिन उसके बाद मुझे ये चीज़ समझ में आया कि ज़िंदगी में हमारा रीच जो इंटरनेशनल रेल में जाना हो, थोड़ा मास में जाने के लिए मास मीडिया कम्युनिकेशन जो आप कर रहे हैं, सब लोग फिल्म, फैशन, म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए मेरा फील्ड अलग करके मैंने फैशन, लेकिन सारा चीज़ एक माध्यम जो था वो सोशल और एक रोल मॉडल जो था एथिकल चीज़ों पे मैंने गया और आज फिल्म मेकिंग पे पहुंचा। ऐसे बड़ी बात है। भाई आनंद के साथ न्यूयॉर्क का सफ़र कैसे शुरू हुआ? कैसे जो है आपने ये जर्नी वहाँ से शुरू करने का दोनों भाई बहनों ने प्लान किया? एक्चुअली हमने प्लान नहीं किया। मैं बोलते हैं ना, सब डेस्टिनी है, कैसे क्या होते हैं एक ऊपर वाले का रास्ता बनाता है, ये हमारे हाथ में नहीं होता काफ़ी चीज़। मेरी मॉम सिंगल मदर थी, हम दोनों को लेके गया यूएस में, क्योंकि आनंद आर्टिस्ट था, बहुत बड़ा आर्टिस्ट था और उन्होंने ही आर्ट के जो टॉप स्कूल पार्सन्स में ज्वाइन किया और मैं उसके साथ मिलके हमने लाइन शुरू किया था और वो विद इन नो टाइम वॉल स्ट्रीट केम एंड इन्वेस्टेड एंड दैट्स हमारा जो पहला एंट्री वाज थ्रू आर्ट एंड फैशन। ये बात ठीक है कि आप जब छोटे थे तब फैशन के फैशनेबल कपड़े छोटे बच्चे थे तब से आप पहनते थे और आपको शौक था? वो तो बहुत था। मैं खुद डिज़ाइन करती थी। जब इवन 3 साल की थी मैं कपड़ा लेती थी और बोलती थी ऐसे बना दो। जो एक्चुअली मेरी ग्रैंड मॉम बहुत मेरी नानी बहुत संस्कार वाला जो कांचीपुरम साड़ीज़ एंड उसके साथ मैच करते हुए ज्वेलरी, सो ये देखते मेरे को ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था कि मैं भी हमारी संस्कार को लेके
फैशन बनाए, क्योंकि मेरे मॉम यूके में पढ़ती, लंदन में पढ़ती थी। सो दोनों चीज़, फैशन इन इंडिया एंड फैशन ग्लोबली, ये दोनों को मिलके मैं एक मिडिल ग्राउंड चुन लिया। तो सबसे पहले आप दोनों लोग भाई बहनों ने शायद ज्वेलरी में ये शुरू किया था, बाद में मेंस में आए, तो ये आइडिया कैसे सेलेक्ट हुआ कि शुरुआत किस चीज़ से की जाए? एक्चुअली अगेन मेरी ग्रैंड मदर, नानी घर पे जो गोल्डस्मिथ आते थे और घर में ही वो डिज़ाइन करके ज्वेलरी बनाते थे। तो ये देख के हम दोनों में इंस्पिरेशन आया कि सबसे बढ़िया ज्वेलरी और कपड़े इंडिया में ही होते हैं। सो फाउंडेशन मैं क्रेडिट दूंगी मेरी नानी को कि हमें इस लाइन में जाने का इंस्पायर, बड़ा योगदान है। बहुत ग्रैंड नाना और नानी सबसे ज़्यादा हमारा इंस्पिरेशन है। संजना, डॉक्टर संजना जॉन बेहद इमोशनल इंसान है। उनको दूसरों का दुख देखा नहीं जाता। इस तरह की फीलिंग्स संस्कारों से मिलती है। तो क्या ये पीढ़ी दर पीढ़ी हुआ या फिर भाई वाली हैपनिंग के बाद हुआ? कैसे, मतलब इतना सेंसिटिव आप क्यों हैं? सेंसिटिव होना बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, मैं ये सबको बताऊंगी। लेकिन ये एक जॉइंट फैमिली में नॉर्मली हमारा पारिवारिक कमिटमेंट, जुड़ना, इमोशनल होना ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम बड़े होते हैं जो हमारे बड़ों के प्यार से। एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा फाउंडेशन इमोशनल होने का एक जॉइंट फैमिली में होता, क्योंकि चाचा चाची, अपनापन, ये सब बहुत ज़्यादा होता है। आजकल की दुनिया में ये तो कम होके जा रहे हैं, सब न्यूक्लियर फैमिलीज़ है लेकिन ना? आज लगता है कि इमोशनल लोगों का फायदा ज़्यादा उठाया जा रहा है। ये बहुत सही आपने बोला। इमोशनल होना आजकल एक कमज़ोरी है, तो ये बच के रहना भी बहुत ज़रूरत है। 2007 में एक ऐसी सुनामी आपकी फैमिली में आई जो सारी चीज़ों को हिला गई। किस तरह की घटना थी वो? ये एक्चुअली जैसे आप मैंने पहले बोला, आनंद का फिनोमिनल राइज था इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट में, और वॉल स्ट्रीट ने उसका ब्रांड को 1 बिलियन का, उस टाइम 2005 में वो बहुत बड़ा, और हम जस्ट स्कूल सस्ते से दौर में 1 बिलियन का इवैल्यूएशन किया, और इस पर बहुत काफ़ी लोगों का नज़र उन पे पड़ा, और उसको टारगेट बनाया गया स्पेशली रेशियली, क्योंकि हम इंडियन थे और यूएस जैसे नगरी में एक छोटा इंडिया का गांव से आते हुए बंदा विदाउट गॉडफादर फादर ऐसे कैसे बन सकते, तो टारगेट बना। और मैं इस चीज़ को देखा कि हमारा देश से बाहर हम हरदम एक सेकंड क्लास सिटीजन ही होते हैं। जीवन में डॉक्टर संजना जॉन के लिए बेशकीमती चीज़ क्या है? ह्यूमैनिटी, क्योंकि ये चीज़ सबके लिए है, हम सिर्फ अपनों के लिए नहीं, कहीं भी कोई भी हो उनके लिए भी हमें हमारा दिल में हमदर्दी होना, प्यार होना और एक अपनापन होना ज़रूरत है। तो मैंने ये चीज़ देखा है कि सब लोग बोलते हैं मेरे लिए मेरा परिवार, मेरे लिए मेरा, हाँ वो अगर ह्यूमैनिटी बोलते वो घर से ही शुरुआत भी होना है, जो बाहर जाके दिखा के घर में ना दिखाते तो ये ह्यूमैनिटी नहीं होता। पहले अपनों को देखो और बाहर वालों को भी वैसे ही देखो जो आप अपनों को देखते, तो ये एक बैलेंस होता है लाइफ में। आपके भाई आनंद के साथ जब ये हैपनिंग हुई, आप अकेली पड़ गई थी। उस बुरे दौर में, जब ये सुनामी का दौर था, तो आपके साथ उस मुश्किल घड़ी में कौन था जो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था, जिसने ये कहा हो कि डॉक्टर संजना जॉन, आई एम ऑलवेज विद यू? एक्चुअली अपने जो बोले हमारे लोग ही है, हमारा इंडियन भाई लोग थे, हमारे इंडियन बहनें थे। और मैं सच बोलूँ, हम लोग बचपन से बाहर थे, और मैंने ये चीज़ देखा जो उतने साल में मैंने वहाँ जिसके साथ मिलजुल के रहा, उनका साथ बिल्कुल नहीं था, लेकिन हमारे इंडिया के जो अपने थे वो मेरे साथ रहा, बहुत अच्छे साथ दिया, क्योंकि उन्होंने सच्चाई देखा। ये नहीं कि एक जेडेड और बोलते ना गलत वाले नज़र से नहीं, सच्चाई वाले नज़र से सारा चीज़ देखा। और ये चीज़ ज़रूर मैंने उस टाइम रियलाइज़ किया, दुनिया के कहीं पर भी हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, होम इज़ ऑलवेज द बेस्ट, एंड इंडिया के ऊपर कोई जगह नहीं। डॉक्टर संजना जॉन मानती है कि भगवान जो है वो तो आप मानते ही हो, लेकिन भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेता है, और इस वक्त जो है संजना जॉन की फैमिली का एग्ज़ाम चल रहा है, और वो एग्ज़ाम काफ़ी लंबा है। 18 साल का चल रहा है,
लेकिन भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, और हर चीज़ में कोई कारण होता है। आज भी उन्होंने हमें जो भी है आप जैसा अच्छे लोगों का साथ मिलने का, जुलने का, और सबसे ज़्यादा मुझे ये चीज़ उन्होंने दिखाया कि हमें इंडिया अपना देश में आके जो भी है करना है। इसीलिए मैंने कहा मेरा जो कुछ भी है सेवा समाज के जुल के जो करना, और सबसे ज़्यादा जानवरों के लिए, वो मुंह बोला जीवी है जिनका कोई नहीं, उनके लिए कुछ करना। मैंने ये समझा कि हमें जिसके पास सब कुछ है उसके लिए करने का कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जिसके पास कोई नहीं है उनके साथ हम करने चाहिए, क्योंकि मैं अकेली पड़ी थी। तो इसीलिए वो दर्द मैंने समझा, और इसीलिए ज़्यादा दूसरों के लिए करने का मेरे में वो हिम्मत बना कि करना है। ये बुरा वक्त था, लेकिन आपके जीवन का बेस्ट अचीविंग क्या थी, बेस्ट समय क्या था कि जब आप पूरी पीक पे थे? ये ठीक मैं कभी नहीं बोलूँगी। हम ज़िंदगी में हर कदम पे आगे जाना है, और जितना भी हमें दबाए, एक कदम आगे लेते तो 10 कदम पीछे जाना पड़ता भी है अलग अलग मोड़ पे। लेकिन मैं हरदम ये समझती भगवान हमारे लिए जो भी करता, अगर विश्वास रखे वो अच्छा के लिए ही करता। उस घटना से मैं इंडिया वापस आई, नहीं तो मैं कभी इंडिया आने का सोच भी नहीं था। और सही मुझे लगा कि मेरा रास्ता सही है, और आनंद के साथ जो हुआ मुझे ये भी समझ आया कि कौन अच्छाई में साथ रहते हैं पूरे दुनिया रहते हैं, लेकिन बुरा वक्त पे कौन रहता वही डॉक्टर सही संजना रहता। जोन कहती है कि लाइफ जो है लंबी नहीं होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए। तो समय का सही उपयोग लोग कैसे करें आपकी नज़र में? हमारा हर दिन थिंक ऑफ इट एज योर लास्ट, सो लिव इट एज योर बेस्ट। ये बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम ना जाने आज कल हो या ना हो, आज तो है, और जब तक है जितना अच्छा कर सके करो, अच्छा ना करे भी बुरा मत करो, तो यानी कि कम जियो और बेस्ट जियो। बेस्ट जियो। क्या क्या लगता है कि इस स्पीड भरी भागदौड़ में ज़िंदगी में लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ मोरल की तरफ ना देखकर, मोरल वैल्यू की तरफ ना देखकर, पैसों की आपाधापी ज़्यादा हो गई और नैतिक मूल्यों का यानी कि पतन हो गया है, मोरल वैल्यूज़ खत्म हो गई? हम ये भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं एक चीज़ सबको बोलना चाहती, बैंक में जो भी पड़ा है ये लेके कहीं नहीं जाने का, ये तक नहीं लेके जाने का। लेकिन एक है जो हमारे साथ जुड़े हैं, हमारा कर्म का जो बैंक है। तो हम अच्छा करते हैं, कुछ भी ना हो, कम से कम हम कुछ अच्छा करके जाए, क्योंकि जो पैसा इकट्ठा करके और जितना भी बैंक में भर के, इससे हमारा आगे का ज़िंदगी में ज़्यादा हमें फल नहीं लाने वाला। डॉक्टर संजना जोन कहती है कि आदमी को खुश रहना चाहिए जीवन में। वैसे ही लाइफ में बहुत दर्द है और इसलिए हंसने के बहाने ढूंढने चाहिए। तो वो खुशियाँ कहाँ नज़र आती हैं? आसपास हैं, टूरिज्म में हैं, भगवान के पास है। आपकी नज़र में वो खुशियाँ कहाँ हैं? हर जगह पे है, अभी है आपके साथ बैठे हो बात कर रहे हैं, इसमें भी खुशी है। खुशी हर चीज़ में, हमारा हर एक पल, एक ग्लास पानी भी पीते हुए उसमें खुशी है, क्योंकि कितने जगह पे लोग बिना खाना, बिना एक ग्लास पानी, और युद्ध कहाँ कहाँ पे इतना एट्रोसिटीज़ हो रहे, तो ये सब देख के हमें भगवान को शुक्र करने चाहिए कि हम सेफ है, और हमारा परिवार, और हमारे परिवार के लिए भी, मैं पूरे दुनिया के लिए चाहती कि सब सुख शांति से रहे, क्योंकि आजकल के दुनिया एक मोड़ पे जा रहे हैं कि हर मोड़ पे खून खराबा और वायलेंस, ये सब छोड़ के आई थिंक हमारा पाथ शुड बी ऑफ पीस। डॉक्टर संजना जोन कहती हैं कि आप किसी की पार्टी में शामिल हो या ना हो, लेकिन जब उसके साथ बुरा वक्त हो तब उसके साथ आप ज़रूर खड़े हों, और उनकी ऐसी सोच है कि वो खड़ी रहती हैं। आपकी फैमिली के साथ बुरा वक्त था तो सबसे पहला हाथ किसने थामा? मैं इस पे जो बोले, एक्चुअली सलमान भाई ने तो बहुत साथ दिया। मैं इस पर उस वक्त पे उन्होंने मेरा जो भी जितने लोग भी था उनसे ज़्यादा उन्होंने एक भाई के रूप में
बहुत साथ दिया और मैं कभी शायद वो बात 2009 या 10 की है, तब आप एक सिंगल बैग उठा के इंडिया आए। इंडिया आया और मेरा घर गया, सब कुछ गया जो हमने बचपन से बनाया, बोलते ना एक एक पैसा जुड़ के बनाया था, और सडनली सब कुछ गया। और जाने से ज़्यादा मेरे आगे एक बहुत बड़ा जंग था और अकेले खड़ी थी। तो जब इंडिया आई सिर्फ एक बैग था, तो उस टाइम पे उन्होंने बहुत साथ दिया। और संजना जी, आप भविष्य में एक मूवी बनाने का प्लान कर रही हो, आपका एक सोच ये भी है कि आप एक किताब लिखें। क्या थीम होगा, क्या सोचा है कि लोगों को उसके माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? एक्चुअली बुक मेरा नहीं, बुक बनेगा आनंद का, क्योंकि ये कहानी में साइड कैरेक्टर हूँ। मैं मेन कैरेक्टर तो आनंद ही है, तो मैं पीछे से जो भी है उसका बोलते ना एक साइड रोल में ही होगा, बट मेन कहानी होगा आनंद का। जीवन में भाई की वैल्यू क्या होती है, इस दर्द को हम इस इंटरव्यू में महसूस कर सकते हैं एक बहन की नज़रों से, कि वो एक चट्टान की तरह अपने भाई को बचाने में खड़ी है। और शायद मैं संजना जी को देखकर इमोशनल हूँ, क्योंकि एक फीलिंग्स जिन रिश्तों में हम जीते हैं वो शायद वहाँ होती है। और संजना जी, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी फैमिली के साथ न्याय हो और आप फिर से, आपका जो परिवार है वो फिर से हंसता खेलता, और आप भाई बहन की जोड़ी एक मैसेज जो है वो हिंदुस्तान में ज़रूर देगी। क्योंकि आप दुनिया को जीवन का महत्व बता रहे हैं, तो आपकी नज़र में जीवन के मोरल वैल्यूज़ क्या हैं? जीवन में मॉरल वैल्यूज़ यही है कि आप किसी के लिए भी दर्द ना पहुंचाए और बुरा ना करे, और जितना हो सके अच्छा करे। मैंने जितना देखा, बुरा करने के लिए बहुत लोग खड़े आते हैं आगे, लेकिन अच्छा करने के लिए बहुत कम लोग होते हैं। बुरा बोलने के लिए बहुत है, लेकिन ये सब चीज़ हमें खुद हमारा कर्म में ये बहुत बुरा चीज़ लाते हैं। इसीलिए मैं सोचती जितना हो सके बच्चों में ये संस्कार लाओ कि हम अच्छा ना करें भी बुरा मत कर। ये सबसे बड़ा शिक्षा है जीवन का। संजना जी, हिंदुस्तान की एक लॉ में एक लाइन है, आपने भी सुनी होगी, कि 10 जो हैं वो गुनहगार छूट जाएं, एक बेगुनाह को सजा ना मिले। और ये लाइन जो है हिंदुस्तान की परिपाटी पे काम कर रही है। आप कैदियों के लिए काम करती है, आप तिहाड़ में काम करती है, लेकिन विदेशी धरती पे अपने फंसे भाई को, जो पूरी तरह से है आपकी नज़रों में इनोसेंट है, लेकिन 59 ईयर्स की सज़ा उनको हो गई है। वो एक बहुत बड़ी लड़ाई आप लड़ रही हैं। वो शायद कानून इंडिया की तरह वहाँ होता तो आज भाई की ये दुर्दशा नहीं होती। बिल्कुल नहीं होते। इधर काफ़ी जो टॉप अटॉर्नीज़ और जो टॉप लीगल प्रोफेशनल्स जो आनंद का केस देखा, उन्होंने बोला, हंस के बोला, ये तो केस इधर पे होते ही नहीं, क्योंकि इतना फ्रिवलस था जो चार्जेस। चूमा करने का कोशिश किया उसके लिए 9 साल, मतलब ऐसा तक। और जो रेप किट था, एक्चुअली कोई भी केस हो अगर ऐसे उसमें एक रेप किट होता, वो नेगेटिव था। और ये होने के बावजूद भी किसी को अगर आप सज़ा दे रहे हैं, और वो भी 59 ईयर्स का, एक स्क्रैच ना हो के भी 59 ईयर्स का सज़ा दिया गया। लेकिन अभी भी मैं एक ही चीज़ मांगती कि जो हुआ हुआ, 18 साल हुआ, अब मैं सिर्फ उनको वापस इंडिया जितना जल्दी लाने चाहती, क्योंकि उसका जान का खतरा। काफ़ी अटैक हुआ उसका, फेस पे स्टैब करते हुए 13 स्टिचेस, 6 फ्रैक्चर्स, हाथ तोड़ दिया, काफ़ी बार अटैक हुआ है। और उसका सेफ्टी, लाइफ थ्रेटनिंग काफ़ी इंसिडेंट्स हुआ। अभी डोनाल्ड ट्रंप जो नया प्रेसिडेंट का मकसद भी यही है कि जो इनकार्सरेटेड इलीगल इमिग्रेंट्स को इंडिया जल्दी लाए। तो इस पे मेरा अपेक्षा है हमारी गवर्नमेंट से, क्योंकि मोदी जी अभी बातचीत वही किया कि इलीगल इमिग्रेंट्स को इंडिया लाए, तो आनंद जॉन जो है उसमें है, तो पहले जितना जल्दी उनको अपना देश वापस लाए। हो सकता है कि भगवान के दर पे संजना जी और उनके परिवार का इम्तिहान अब खत्म होने का वक्त आ गया हो, और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मील का पत्थर साबित हों। और हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ये फैमिली एक बार फिर से मिल सके। भ्रूण हत्या को लेके संजना जी, आपने बड़ा काम किया। कहाँ से ये सोच आई कि कन्याओं को जो है गर्भ में मार दिया जाता है, सेक्स डिटर्मिनेशन है, अल्ट्रासाउंड और दूसरी चीज़ें, कानून इतने सख्त थे लेकिन फिर भी बड़े लेवल पे हो रहा था।
कैसे शुरुआत की आपने? एक्चुअली ये भी जब मैं यूएस में थी, एक टेलीविज़न शो मैंने देखा कि इंडिया में ऐसा हो रहा है, और मुझे शॉक हुआ क्योंकि मैं तो साउथ से थी और वहाँ पे ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। सो इसीलिए मैंने ये कदम उठा, और उस टाइम मैं मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करती थी, और मैंने मिस यूनिवर्स उस टाइम जो भी थी 5 मिस यूनिवर्सेस को इंडिया लेके आई, और हमने इस पर एक बहुत बड़ा कैंपेन चला कि बेटी काफी जगह बचाओ। इवेंट हुए थे वो। हाँ, हमने इंडिया में अलग अलग जगहों पे काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को लेते हुए ये कैंपेन चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी का सुरक्षा और संरक्षा करो। सो ये कैंपेन। इसके साथ साथ आप जो है डॉग लवर्स हैं, स्ट्रीट डॉग को मैंने देखा आप अपने घर में जो है मतलब बहुत बेहतरी से रखते हैं, और वो आपसे बहुत जो है लगाव भी रखते हैं, और अब आपने एक स्पेशल घर भी उनके लिए खरीद दिया। तो ये कैसे कर पाते हैं मैनेज सारा इतनी व्यस्त लाइफ में? एक्चुअली मैंने जो देखा, इंडिया में सबसे ज़्यादा डॉग्स के खिलाफ एक हेट्रेड था, और काफ़ी लोग मारते थे, पीटते थे। हमारे कॉलोनी के अंदर भी बहुत लोग इनको जहर दे के भी मारते थे। तो मैंने इसीलिए बचाना शुरू किया जो स्पेशली एबल था, जिसका पैर नहीं था, आंख नहीं था, और कहीं कहीं मिलते थे तो हम उठा के लाते थे। तो जगह नहीं था और बाहर नहीं रख सकते थे, क्योंकि कॉलोनी वाले इस पर ऑब्वियसली रिटॉर्ट करते थे, तो इसलिए घर के अंदर रखना शुरू कर दिया और बढ़ के गया। तो अब है हमारा एक घर में पूरा इन्हीं को रखाया है, और मैं चाहती कि सब इन पर थोड़ा दया दिखाए। आज आई थिंक कोर्ट में नया रूलिंग भी आया है कि इनका प्रोटेक्शन के लिए, और मेनका जी से भी आप मिलती रहती हैं। काफ़ी काम किया, और उन्होंने जो भी है बहुत एनिमल्स के लिए बहुत काम किया है। और मैं एक चीज़ बोलती कि भैरव बाबा का वाहन भी है वो, तो कम से कम आप आस्था मंदिर आस्था दिखाते हुए वो कम से भी कम है। रहना है। उनको कम से कम मारो मत, पसंद ना हो दूर रहियो, और वही प्रिंसिपल हर चीज़ में है। आपको पसंद ना हो ठीक है, लेकिन उस पर अपना हेट्रेड मत दिखाओ, क्योंकि बहुत है जो हमें भी ना पसंद करे, और ये लाइफ का एक साइकिल है। पसंद ना पसंद इट्स अ इंडिविजुअल चॉइस। सो जहाँ पसंद करो, लेकिन जहाँ ना पसंद ये नहीं कि आप उसको डिस्ट्रॉय करो। सो उनके लिए भी आप जिस राज्य से आती हैं, केरल से, वहाँ बड़े लेवल पे गौ हत्या है, आप इसके बहुत खिलाफ हैं, और न केवल वहाँ देश के दूसरे राज्यों में भी, क्योंकि बीफ जो है एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। इसको लेके आपकी थॉट प्रोसेस क्या है? मैं एक्चुअली बॉर्डर से हूँ, कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट जो तमिलनाडु केरला बॉर्डर है, और मैं पूरा दुनिया में रह चुकी हूँ, और अलग अलग देशों में, अगर हम न्यूजीलैंड जाए, चाइना जाए, मैं ऑस्ट्रेलिया रह चुकी हूँ, यूएस रह चुकी हूँ। वहाँ का उनका बेसिक फूड है। तो मैंने ये देखा, हम दूसरों को जाके उनका लाइफस्टाइल बदल नहीं सकते, उनको ये सही नहीं नहीं बोल सकते, लेकिन मैंने लेदर को मना किया। जब मैं कलेक्शन करती थी, मेरा जितने भी है, हमने लेदर को हटाया था। तो अगर हम खाने भोजन के बारे में बता रहे, तो पहनना उससे ज़्यादा आई थिंक इम्पॉर्टेंट है। क्यों? लेदर से अलावा कितना ऑप्शंस है, तो हम क्यों उनको स्लॉटर कर रहे हैं लेदर के लिए? तो वो पहला, उसको भी हम रोक सकते हैं। तो इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, एंड अगेन हमारा काफ़ी चीज़ें हैं जो हम बदल सकते हैं। आज भी कितने सड़क पे प्लास्टिक खा के इतना बुरा हालत है, हम लोग सड़क पे जाते हुए मेरा मन को इतना दर्द होता देखते हुए। तो चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप लेके करना है, और ये हर एक इंसान, क्योंकि इंडिया इतना आई थिंक हम एक स्पिरिचुअली एलिवेटेड राज्य है, और हमारे में ये डेफिनेटली अगर हर एक इंसान एक जीवी का पालन करते, तो इधर कोई भी जीवी का नुकसान या दर्द या दुख नहीं हम देखेगा। संजना जॉन की नज़र में एंटरटेनमेंट क्या है? जो हमारे को खुश रखते हैं एक्चुअली। आई थिंक सबके दुनिया में गाना
म्यूज़िक हमें बहुत ज़्यादा एंटरटेन करते हैं। हम किसी को नाचते हुए देखें हमें एंटरटेन करते हैं, लेकिन इंडिया में आई थिंक क्रिकेट और सिनेमा दो ही चीज़ है जो सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट के रूप में है। और मेरे लिए फैशन एंड आर्ट भी एंटरटेनमेंट में मैं जुड़ूंगी। एक सबसे बिगेस्ट माध्यम ग्लोबली एंड इंडियन सिनेमा ग्लोबली, अभी ऑस्कर्स में भी मैंने स्क्रीनिंग पे गाया था गोट लाइफ का आड जीवितम। आई मीन रसूल का साउंड एंड म्यूजिक ब्रिलियंट। आई थिंक ऐसे मूवीज़ को और हमें हाईलाइट करने चाहिए, क्योंकि इंडिया का टैलेंट इन म्यूजिक मूवीज़ आई थिंक हम कंपेयर नहीं कर सकते। सो एंटरटेनमेंट जो है सिर्फ हमारे लिए नहीं, ग्लोबली हम क्या रीच कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं, आई कंसिडर दैट एंटरटेनमेंट। फिल्में हम देखते हैं, थिएटर में जाते हैं, कई बार खुद इमोशनल हो जाते हैं। लगता है कि आदमी की पर्सनल लाइफ में काफ़ी रोना धोना होता है। फिल्मों में इस तरह का दिखाया जाना आपकी नज़रों में कितना ठीक है? स्पेशली ये एक्चुअली एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। वायलेंस को हमें एक्चुअली और सेंसर करने चाहिए। मैं सेंसर बोर्ड में हूँ और मैं देख रही हूँ कि आजकल इतना ज़्यादा वायलेंस और वायलेंट मूवीज़ ही सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, मीनिंग लोगों को वही चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं ज़्यादा। तो हमें ये ट्रेंड थोड़ा चेंज करनी चाहिए। एनिमल, आई थिंक मार्को, अभी जितना पुष्पा 2, ये सब वायलेंस को इतना हाईलाइट कर रहे हैं और मैंने जितना पढ़ा लोग ये पसंद कर रहे हैं। सो ये हमारा गलती है, हम उसको ज़्यादा प्रोपगेट कर रहे, वही लोगों के मन में ज़्यादा इट्स अ सब्लिमिनल ब्रेन वॉशिंग। सो ये चीज़ अगर हम चेंज करते हुए ज़्यादा म्यूजिकल्स हो, फैमिली ओरिएंटेड मूवीज़ हो, जहाँ पे औरतों का इज्जत कर रहे हैं और दुनिया के लिए बेहतरीन अच्छे ही कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। मैडम जोन, लगता है कि यूथ जो है वो देश में दो ही चीज़ों को कॉपी करता है, एक क्रिकेट को, एक बॉलीवुड को। इन दोनों का असर जो है वो सीधा सीधा देश के युवाओं पर पड़ता है। तो किस तरह के मैसेज इन दोनों इंडस्ट्रीज को देने चाहिए? दोनों को एथिकली मोबिलाइजिंग पॉजिटिव मैसेजेस बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम देखते हैं जो भी ये लोग एंडोर्स करते हैं एज ब्रांड एम्बेसडर्स वही यूथ फॉलो करते। तो जब हम देखते हैं एक फिल्म स्टार औरत के साथ गलत तरीके से फिल्म में बात कर रहे हैं या बहुत नेगेटिवली डील कर रहे वल्गर हैं, लैंग्वेज भी आ गई। वल्गर लैंग्वेज, वायलेंस, और तुम्हारा जगह किचन में है, काम करने का है, घर का क्लीनिंग करने में है, सॉरी वो बिल्कुल गलत सोच है आदमियों का। औरत का जगह किचन में या क्लीनिंग का नहीं है। औरत आपके साथ कदम कदम पे और या आज आगे है, और वो लोग जो कर रहे हैं सब चीज़ एक साथ एक बैलेंस करवा रहे हैं। तो वो इज्जत, अगर माँ के लिए, बहन के लिए आप वो इज्जत दे रहे हैं, क्या आपके साथ जो है उनके लिए वो इज्जत नहीं दे सकते? लेकिन आपने सही बोला, सेलिब्रिटीज़ जो है सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, रोल मॉडल्स है यूथ के लिए, तो उनको ये मैसेज सही देना बहुत ज़रूरत है। तो फिल्म्स में सबसे ज़्यादा ये चीज़ मॉड्यूलेट करने चाहिए। और सेकेंडली जो भी ब्रांड्स एथिकली कंज्यूमरिज्म हमें बढ़ाने चाहिए, इसके लिए सेलिब्रिटीज़ का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे व्यूवर्स जरूर जानना चाहेंगे कि डॉक्टर संजना जोन का फ्यूचर प्लान क्या है? मैं तो आज के लिए प्लान करती, कल हो ना हो कोई ना जाने, बट आई होप जो भी हो मैं कुछ अच्छा करके जाए। बस यही मेरा आगे का मकसद है कि लाइफ में कुछ डू समथिंग जो जहाँ लोगों के लिए बेनिफिशियल हो और कुछ अच्छा करके जाए। डॉक्टर संजना जोन का एक फ्यूचर प्लान ये भी है, मैं आपको याद दिलाऊं कि आपने कहा मैं एक ऐसा आश्रम बनाऊंगी जिसमें एनिमल्स के लिए हो, डॉग्स हो, काऊ हो, जो इंजरेबल हो, डिसेबलिस्ट हो, उनके लिए। तो कहाँ क्या प्लान है और क्या ये सोच है, किस तरह का एनवायरनमेंट आप देना चाहती है एनिमल्स को? एक्चुअली मैं एक बहुत एडमायर करते हुआ इंडिविजुअल था रतन टाटा। उन्होंने बहुत स्पेशली स्ट्रीट डॉग्स के लिए किया।
उन्होंने कोई भी टाटा प्रॉपर्टी में स्ट्रीट डॉग्स आ सकते थे, उनका देखभाल करते थे। आई एडमायर इतना इतना एक इंडिविजुअल, वन ऑफ द टॉप पीपल इन आवर कंट्री, बट उनका सोच उधर तक गया जहाँ किसी का नहीं गया, और उन्होंने सबसे बड़ा हॉस्पिटल बिल्ड किया बॉम्बे में फॉर एनिमल्स। सो मेरा इच्छा ये है एक एनिमल्स ही नहीं बट एक आश्रम जहाँ पे इनके लिए, जिसका हाथ पैर नहीं, आंख नहीं, वहाँ रहे, और स्कूल के, कॉलेज के और नॉर्मल लोग आके उनके साथ इंटरैक्ट करें, क्योंकि ऐसे उनका मन में इनके लिए और प्यार हो जाएगा और एक अवेयरनेस होएगा कि वो भी हमारा जैसा दे आर लिविंग बीइंग्स, ये समझना ज़रूरत है। संजना जी, आप मानते हैं कि जो लोग अपने आप में धनवान हैं, समृद्ध हैं, देश का जो काफ़ी सारा एक पूंजीपति वर्ग है, जो 3-4% ही है जिनके पास देश का काफ़ी सारा धन अर्जित है, वो एक बोरी में भरे आलू की तरह, जिस तरह से एक नेता ने पहले भी बयान दिया था, वो अपने उस धन को यानी कि संसाधनों को चैरिटी में लगाएं। जिस तरह से आपने रतन टाटा का नाम लिया, मैं उसी पे सवाल कर रहा हूँ। तो समाज को कुछ देने की ज़रूरत है और इस तरह के लोगों को इंस्पायर होकर देना चाहिए ताकि एक दूसरे की मदद होकर जीवन को काटना आसान हो सके। एब्सोल्युटली, सबको करने चाहिए। देखो, हम टॉप 1% को ना लेते हुए हर एक बंदा एक रोटी तो दे सकते हैं, एक गिलास पानी तो दे सकते हैं। सो ये नहीं कि हम सिर्फ देश के टॉप इंडिविजुअल्स को देके, सब में वो काइंडनेस और एक देने का भाव होना बहुत ज़रूरत है। और आगे जाते हुए वो स्कूल से सिखाना ज़रूरत है, द आर्ट ऑफ गिविंग, द आर्ट ऑफ केयरिंग, द आर्ट ऑफ शेयरिंग। ये हमें बच्चों में सिखाना एक बहुत ज़रूरत चीज़ है। आप फैशन डिजाइनर हैं, फैशन की भागदौड़ बहुत है और न्यूयॉर्क में तो शायद दुनिया का लेवल एक कॉपी होता है। यूथ को क्या कहना चाहेंगे फैशन के नाम पे? किस तरह के कपड़े, जिस तरह का आचरण अब जो है आजकल महिलाओं का, छेड़छाड़ बढ़ गई है, घटनाएं बढ़ रही हैं, उसमें मानते हैं एक फैशन भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। किस तरह के कपड़े पहनने के लिए युवाओं को सजेशन देना चाहेंगे? मैं बोलती हूँ कंफर्टेबल कपड़ा पहनो। ये नहीं आप जो शोज़ में देखते या मैगजीन्स में देखते, वो एक रियलिटी, या हम यू कांट ट्रांसलेट दैट रियल लाइफ में। सो हम जो पहनते, जो यूएस में पहनते, वो तो मैं इंडिया में वो वही चीज़ नहीं हो पाता। सो हमें सर्कमस्टांसेस, हम कहाँ हैं, कैसे हैं, देख के हमारा ड्रेसिंग करना ज़रूरत है। दूसरा, हमें जो सूट करते, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर लोग सोचते हैं एक 6 फुट साइज 0 मॉडल जो पहनते हैं वो हमारे में अच्छा लगेगा। बिल्कुल नहीं, हमें हमारा बॉडी टाइप समझ के हमारे बॉडी में क्या सूट करते ये पहनना ज़रूरत है। और जैसे मैंने समझाया, कहाँ क्या पहना, क्योंकि हम एक कॉर्पोरेट मीटिंग में जा रहे, वहाँ पे ड्रेस करने का तरीका अलग होता। हम मंदिर में जा रहे या कोई स्पिरिचुअल फेस्टिविटी में जा रहे, उसका अलग होता। तो हर एक का अपना जो रीत रिवाज होता है, ये समझ के ड्रेस करना ज़रूरत है। यानी कि समय की नज़ाकत, मौके को देखते हुए आदमी को अपना ड्रेस सिलेक्ट करना चाहिए। एब्सोल्युटली। संजना जी, महिलाओं के प्रति अपराध, छेड़छाड़, रेप, मर्डर, बलात्कार, अनेक प्रकार की घटनाएं होती हैं और सुबह समाचार पत्र जब पढ़ते हैं तो दिल दहलाने वाली बात। इसके लिए आपकी नज़र में हु आर रिस्पॉन्सिबल? आदमी जिम्मेवार है, कानून जिम्मेवार है, पेरेंट्स जिम्मेवार है, या वो महिला खुद जिम्मेवार है? या इस तरह की घटनाएं क्यों होती है? समाज अवेयरनेस नहीं, कैसे देखते हैं आप इसे? कौन रिस्पॉन्सिबल, हम एक को पिन पॉइंट नहीं कर सकते। ये आई थिंक एवरीबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल। जैसे मैंने बोला, मास मीडिया वो बहुत रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो दिखा रहे हैं वही यूथ में काफ़ी इम्पैक्ट देते हैं, उसके माइंडसेट फिर उस पर जाते हैं। कॉपी कैट हम हाईलाइट कर रहे हैं मीडिया के थ्रू एक क्राइम को, बाकी देख के वो चीज़ उसको रिपीट करने का वो सोच आता। इसीलिए बहुत एक मैंने बोला, मास मीडिया कम्युनिकेशन सबलिमिनली ब्रेन वॉश करते हैं काफ़ी लोगों को। इसीलिए हमें थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, इस मैं बहुत मानती, स्पिरिचुअल रास्ता और कम से कम एक पीस अपने ज़िंदगी में सबको रखना। तो बचपन से बच्चों को योगा, मेडिटेशन एंड लाइक आई सेड, एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच बच्चों में सिखाना, और माँ बाप को
इज्जत सिखाना ज़रूरत है। ये नहीं अपने ही घर में, बाहर जाते हुए भी सबको वो इज्जत, हमारा संस्कार में सबसे ज़्यादा मैं अच्छा मानती वो कि हम इज्जत देते हैं बड़ों का। ये चीज़ आजकल छूट के जा रहे हैं। तो हमें वो बोलते ना, सबसे छोटे बच्चों से वो संस्कार और अपनापन और इज्जत वाला चीज़ सिखाना बहुत ज़रूरी है। मोरल वैल्यू डॉक्टर संजना जॉन ने कहा कि बच्चों में होनी चाहिए और उसी के तहत वो संस्कारों से आगे बढ़ेंगे। हम अक्सर ये पूछते हैं डॉक्टर संजना जॉन कि आप हमारी बहन हैं, आप हमारी बेटी हैं, आप हमारी पत्नी हैं, तो आप कहाँ गए थे, कहाँ पहुँचे, कब आओगे, कब घर से निकले थे, फ़ोन पे अपडेट लेते हैं। क्या ये अपडेट एक पेरेंट्स को अपने लड़के से, अपने पति से, वाइफ को नहीं लेना चाहिए कि वो कहाँ है, और ये बाउंडेशन क्या उन पे नहीं लगनी चाहिए? क्या सिर्फ फ्रीडम के नाम पे मेंस को ही फ्रीडम्स है, या जो कामकाजी महिलाएं हैं जो कहीं जा रही हैं उनको बार बार हम इंटरप्ट करते हैं और वो इस तरह की बंदी से लगा के हम उनको कब तक सुरक्षित रख पाएंगे जब तक हमारी सोच में बदलाव नहीं होगा? सोच में बदलाव ज़रूरत है, बट एक पोजेसिवनेस सबको होता, मैं ये तो मानती कि पोजेसिवनेस होता, एक वो कंसर्न से होता। क्योंकि मेरी मॉम भी, अगर आज भी मैं बाहर हो तो कॉल करके पूछते कहाँ पहुंची, कब तक आओगे। मैं मेरी माँ के लड़कों साथ से भी रहती, पूछना चाहिए कि वो कहाँ आवारागर्दी कर रहे हैं, कहाँ घूम सबसे, रहे हैं। क्योंकि आजकल आपको पता, वायलेंस सिर्फ लड़कियों के खिलाफ ही नहीं, लड़कों को भी कुछ कुछ हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं, अटैक हो सकते हैं, कुछ भी। सो हमें ये समझना है सबको एक टाइम पे, या एक दूसरे का ख्याल रखना कोई गलत चीज़ नहीं है, बट बुरी तरीके से नहीं कि गलत क्या कर रहे हैं, नहीं। एक विश्वास होना भी ज़रूरत है और दोनों तरह से विश्वास होना ज़रूरत है, तो ही तो इज्जत बन के जी सकते हैं। डॉक्टर संजना, एक अंतिम सवाल। आप एक रोल मॉडल है और आपको सब लोग कॉपी करते हैं। एक लाइन में जीवन के मॉरल वैल्यूज़ आप ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे कि जीवन को किस सरल तरीके से जीना चाहिए? बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी, ये बहुत ज़रूरत है। मैं किसी और को बोल के मैं खुद दूसरा करते तो उसमें कोई सेंस नहीं होता। सो अगर मैं वो कर सकती, मैं दूसरे को वो बोल सकते हैं। और मुझ में भी गुस्सा है, गलतियां है, मैं कितना कंट्रोल कर सकती, और मैं उस चीज़ को, अपने आप को मैं क्रिटिसाइज करती। और वो सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत इम्पॉर्टेंट है, और दूसरों से सुनना भी इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई आपको समझा रहे ये चीज़ आपने जो बोला गलत, ये नहीं कि मैं सब चीज़ में सही हूँ और दूसरा जो बोलते सही नहीं, बट दूसरे को भी समझने चाहिए कि द interaction has to be mutual, criticism has to be mutual, and ऐसे एक रिलेशनशिप सबके साथ हम रखते, हम बहुत सीख सकते हैं। एक बच्चा भी हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। सो ये है, ज़िंदगी में हम सीखते रहते हैं। कोई भी इतना बड़ा डॉक्टरेट लेके नहीं बैठते कि हम सब जानते और दूसरा नहीं। हम सबसे सीख के, और हमें खुद अपने को क्या गलतियाँ हैं समझ के हम आगे जाना बहुत ज़रूरत है। सो बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी। तो ये बेबाक तरीके से डॉक्टर संजना जॉन ने कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं है, हर लेवल पे आदमी को सीखना चाहिए। और जितनी सरल ये हैं, मतलब जितनी दिख रही है उससे कई कई गुना ज़्यादा सरल है, क्योंकि कई सालों से हम इन्हें देख रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इनका जीवन भगवान जो है वो लंबा भी करे, स्वस्थ भी करें और परिवार में फिर से खुशियाँ लौटे। और बेहद शुक्रिया डॉक्टर संजना जॉन, आपने जिस बेबाकी से जवाब दिए। और बहुत जल्द हम किसी अगली डिग्निटी के साथ फिर से मिलेंगे क्वेश्चन आवर में। तब तक के लिए नमस्कार।